नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक खास खबर लेके आया हूं। खबर यह है कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जिसको प्रवर्तन निर्देशालय भी कहते हैं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल अंबानी समूह की कंपनी है रिलायंस पावर लिमिटेड, इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर और कार्यकारी निर्देशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया। बहुत बड़ी खबर है। अ, इस जो चार्जेस लगे हैं कि रिलायंस समूह की विभिन्न कंपनियों द्वारा 17,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और धन के डायवर्जन दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के सिलसिले में है। ये अनिल अंबानी के बहुत सहयोगी, निकट के सहयोगी माने जाते हैं। 7 साल से रिलायंस पावर के सीएफओ के रूप में काम कर रहे हैं और सीएफओ एक ऐसी पोस्ट होती है जो कंपनी के मालिक के बिल्कुल नज़दीक होती है। सारा पैसे का एडजस्टमेंट उन्हीं के थ्रू होता है, इसलिए वो बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं। अ, उनके पास 25 साल से अधिक का अनुभव था, पाल साहब के पास, इस कंपनी में मतलब इस फाइनेंस में काम करने का। अब क्या आगे टारगेट अनिल अंबानी होगा? क्या अनिल अंबानी के गले तक हाथ पहुंच रहा है? कथित मामला क्या था? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सहित समूह की कई कंपनियों द्वारा लिए गए 17,000 करोड़ के सामूहिक बैंक ऋण के दुरुपयोग के मामले में ये जांच हो रही थी। इसमें येस बैंक का 3,000 करोड़ रुपए है, जो 2017 से 19 के बीच अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को ने लिया था और फिर उसको अवैध रूप से डाइवर्ट किया था, अलग दुरुपयोग किया गया उसका। और दूसरा है 14,000 करोड़ का मामला। यह है रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा की गई धोखाधड़ी। ये 14,000 करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी है, इसमें एजेंसी का मानना है कि बड़ी रकम ऋणों के अवैध तरीके से डाइवर्ट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से इसे वैध बनाने का प्रयास किया गया। ईडी इस मामले में गहन जांच कर रही है। तरह से विशाल ऋणों को समूह की विभिन्न कंपनियों में बीच घुमाया गया और उसका दुरुपयोग किया। ईडी ने इसके पहले रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया। 12-13 बैंकों से विस्तृत जानकारी, अलग-अलग प्राइवेट और नेशनलाइज्ड बैंक से विस्तृत जानकारी मांगी और उसके बाद अ, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस आदि जो कंपनियां हैं, इनका बगैर सोचे समझे इनको ऋण दिया गया, ये आरोप है। इसमें बैंक के अधिकारी भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, ये भी हो। अब ये पैसे का खेल कैसा हुआ? 17,000 करोड़ रुपए का। अब ये यदि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शातिर तरीके से ये खेल हुए हैं और इसमें फोर्जरी है, सीधा 420। अनिल पाल को कल रात दिल्ली ऑफिस से पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसके बाद उनको अरेस्ट हिरासत में ले लिया गया। उन्हें आज रिमांड के लिए जज के सामने पेश किया जाएगा। अब जो मामले बनते नजर आ रहे हैं, वो ये है कि ईडी के अनुसार रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आरसीएफएल से 12,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। इनमें से ज्यादातर लोन रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को बांट दिए गए। इसमें 6,931 करोड़ रुपए के लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित किया गया। सूत्रों के अनुसार अशोक ने गुरुवार रात को दिल्ली में उनके दफ्तर में पूछताछ के लिए जब गिरफ्तार कर लिया, तो बड़े अशोक पाल के हाथ से बड़े पैमाने पर फंड डायवर्जन और फर्जी बैंक गारंटी घोटाले सामने आए। आरपीएल एक लिस्टेड कंपनी है, रिलायंस पावर लिमिटेड, जिसमें जनता की हिस्सेदारी 75% है। अशोक पाल ने कंपनी बोर्ड के एक प्रस्ताव के तहत एसईसीआई की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टेंडर से जुड़ी सभी फाइलें और दस्तावेज साइन और मंजूर करने की अनुमति दी गई थी।
इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कंपनी की वित्तीय साख का गलत इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने एसईसीआई को धोखा देने के इरादे से 68 करोड़ रुपए के ज्यादा की फर्जी बैंक गारंटी जमा करवाई। इस पूरे फर्जीवाड़े की योजना, निगरानी, फंडिंग और सबूत छिपाने में सीधी उनकी भूमिका रही है। उन्होंने जिन कंपनी बिस्वल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड को बैंक गारंटी देने के लिए चुना, वो एक छोटी सी फर्म है जो रेसिडेंशियल पते से चलती है, जिसके जिसके पास कोई भी असली बैंक गारंटी जारी करने का रिकॉर्ड ही नहीं है। इन कंपनियों के डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं। अशोक पाल पर करोड़ों रुपए के फर्जी ट्रांसपोर्ट बिल के जरिए धन निकालने का आरोप है। बताया जाता है कि उन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए फाइलों को मंजूरी दी ताकि कंपनी के आधिकारिक एसएपी या वेंडर सिस्टम से बाहर रहकर भुगतान किया जा सके। घोटाले की गंभीरता इस बात से समझा जा सकती है कि रिलायंस पावर ने जो बैंक गारंटी लगाई, वह फर्स्ट रैंड बैंक मनीला फिलीपींस के नाम से थी, जबकि इस बैंक की फिलीपींस में कोई शाखा ही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे फर्जी बैंक गिरोह की मदद ली जो असली बैंक जैसे दिखने वाले ईमेल डोमेन का इस्तेमाल करता है, जैसे कि sbi.17313@sbi.co.in के बजाय s-bi.co.in। इसी तरह इंडिया बैंक डॉट इन, इंडस बैंक डॉट इन, पीएनबी इंडिया डॉट इन, पीएसडी बैंक डॉट सीओ डॉट इन, सिलीगुड़ी पीएनबी डॉट सीओ डॉट इन, आईओ आईओबी बैंक डॉट सीओ डॉट इन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डॉट सीओ डॉट इन जैसे नकली डोमेन बनाए गए ताकि लोगों को लगे कि ये असली बैंक है। अशोक कुमार पाल की भूमिका इस पूरे फर्जी बैंक गारंटी और धन गबन के खेल में बेहद अहम रही है, जिसे आम जनता का और निवेशकों का हित का सीधा नुकसान पहुंचाया है। ये जो पूरा मैंने किस्सा आपको बताया, अनिल अंबानी, अशोक पाल, फर्जी बैंक गारंटियां, ये सारा खेल, ये कारपोरेट सेक्टर के लिए नया नहीं है। आप जिस बड़ी कंपनी को देखोगे, ज्यादा इन्वेस्टिगेट करोगे तो यही मिलेगा। यही खेल हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती है। एक आरोप तो ओवर बिलिंग का गुजरात सरकार ने ही लगाया था गौतम अडानी पे कि 3,000 करोड़ के फर्जी, मतलब गलत बिल आपने दिए हमको और सारा पैसा बाहर भेजा, कोई यूएई, कोई सिंगापुर, कोई हांगकांग। तो ये सारी चीजें सामने आने के बाद भी उन पे कभी एक्शन नहीं होगी। उनको या तो क्लीन चिट दी जाएगी या उन पे लिपापोती होगी। लेकिन अनिल अंबानी क्यों? पिछले कई दिनों से अनिल अंबानी तो ये नरेंद्र मोदी जी के ब्लू आइड बॉय थे। राफेल का जो डील हुआ था उसमें ऑफसेट कंपनी जो अनिल अंबानी को मिली थी, वो जर्मनी में अनिल अंबानी ने कोई ऑब्लिगेशन किया, ऐसी बात है कि प्रधानमंत्री जी बड़े उनके आवा भगत से जर्मनी में बड़े खुश हो गए थे, तो फिर उसके बाद उनको ऑफसेट पार्टनर बनाया गया था। लेकिन अब अनिल अंबानी का क्या हुआ? एकाएक पिछले 1 साल से अनिल अंबानी दूसरे लिस्ट में आ गए, प्रताड़ित की लिस्ट में आ गए। दिल्ली के गलियारों में ये चर्चाएं बहुत है कि अनिल अंबानी के बहुत गहरे संबंध, अच्छे संबंध चंद्रबाबू नायडू से है। बहुत पुरानी मित्रता है। अनिल अंबानी की एक मित्रता जगदीप धनखड़ से थी, जो उपराष्ट्रपति थे और अनिल अंबानी के वकील रह चुके हैं सालों, बहुत नजदीकी। क्या जब सत्ता के समीकरण पूर्ण रूप से अमित शाह जी के हाथ में आए और नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय जब अपने आप को असहाय समझने लगे, तो क्या उन्होंने कुछ खेल करने का प्रयास किया? एक चर्चा है गलियारों में, कोई इसके बाद कोई सबूत नहीं हमारे पास। लेकिन इतना जरूर है कि अनिल अंबानी की और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती सारी दुनिया को पता है और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, उनका एकाएक इस्तीफा हो गया।
ये सारी कड़ियाँ जब जुड़ती हैं, तो फिर कहीं लगता है कि कहीं उसी का तो नहीं, ये अनिल अंबानी की सारे कुकर्म, कॉर्पोरेट सेक्टर बगैर कुकर्म के नहीं चलता ऐसा मुझे लगता है। मैं जितना मैं बिज़नेस एडिटर रह चुका हूँ कि अंग्रेज़ी अखबार का, तो मैंने जितने नज़दीक से देखा, बड़े बनने के लिए आपको अपने नींव में कई आपके प्रिंसिपल्स और एथिक्स की बलि देनी होती है। और सारे बड़े जितने भी बड़े उद्योग घराने हैं, वो सब बैंक के पैसे से बने हैं। बैंक का पैसा आता है, इसमें बैंकिंग सेक्टर के बड़े लोग एडजस्ट होते हैं। कई बार बैंक के चेयरमैन बाद में डायरेक्टर बनते नज़र आते हैं। कई बार जीएम लेवल के लोग रिटायरमेंट के बाद उस कंपनी के एडवाइज़र बन जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण आपको दिखाई देंगे। तो क्या ये उसकी परिणति है? लेकिन एक बात तो तय है कि यदि अशोक पाल को उठा दिया, इसका मतलब बहुत बड़ी जगह पे हाथ डाला है अनिल अंबानी के घर में। तो छोटे अंबानी क्या अगला नंबर उनका है। एक कहा जाता है कि गद्दारी को माफ़ी नहीं, या दिल्ली गद्दारों को माफ़ नहीं करती, क्या कहीं किसी से गद्दारी हुई है? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।